नमस्कार दोस्तों, अब हम रासायनिक विज्ञान का पाठ कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का 7वां भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां के आगे की भाग और कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। वर्णलेखन यानी क्रोमैटोग्राफी। वर्णलेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में, किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी विधि के उपयोग सर्वप्रथम पादपों के लिए पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण के स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित कर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस अवस्था अथवा द्रव हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित करता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था कहते हैं। अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्णलेखन को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से दो है अधिशोषण वर्णलेखन यानी एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और वितरण वर्णलेखन यानी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। अधिशोषण वर्णलेखन यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। साधारणतः एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्थिर अवस्था पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था अलग अलग दूरी तय करते हैं। निम्न दो प्रकार के वर्णलेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। कॉलम वर्णलेखन अर्थात स्तंभ वर्णलेखन, पतली परत वर्णलेखन। कॉलम वर्णलेखन इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक भरा जाता है। नली के निचले सिरे पर रोदनी लगाई जाती है। यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक में न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर दिया जाता है। तत्पश्चात एक उपयुक्त निलक्षक को कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। अधिक अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशोष रह जाते हैं, जबकि अन्य यौगिक कॉलम के विभिन्न दूरियां तक नीचे आ जाती है। पतली परत वर्णलेखन। पतली परत वर्णलेखन एक अन्य प्रकार का अधिशोषण वर्णलेखन है। इसमें एक अधिशोषण की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। इस तकनीक में कांच के उपयुक्त अमाप का प्लेट पर अधिशोषित की पतली परत फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमैटोग्राफी प्लेट कहते हैं। मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगता है। प्लेट को अब कुछ ऊंचाइयों तक विलायक से भरे तक बंद जार में खड़ा कर देते हैं। निलक्षक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मिश्रण के अवयव भी निलक्षण के साथ साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं, परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति भिन्न होती है। इसके कारण वे पृथक हो जाते हैं। विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण के धारण गुणांक अर्थात R मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है, परंतु रंगहीन एवं प्रतिदीप्त होने वाले यौगिकों का बिंदुओं का प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर देखा जा सकता है। एक अन्य तकनीक में जार में कुछ आयोडीन के क्रिस्टलें रखकर भी रंगहीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। जो यौगिक आयोडीन अवशोषित करते हैं उनके बिंदु भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कभी कभी उपयुक्त अभिक्रमक के विलयन प्लेट पर छिड़ककर भी बिंदुओं को देखा जा सकता है। जैसे अमीनो अम्लों के बिंदुओं को प्लेट पर निनहाइड्रीन विलयन छिड़ककर देखते हैं। वितरण क्रोमैटोग्राफी। वितरण क्रोमैटोग्राफी स्थिर या गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण
के अवयव सततः विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्णलेखन इसका एक उदाहरण है। इसमें विशिष्ट प्रकार से क्रोमैटोग्राफिक कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित होते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। क्रोमैटोग्राफिक कागज की एक पट्टी यानी स्ट्रिप के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिक्रमक के विलयन को छिड़क कर हम देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हैलोजन तथा फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान। इसके लिए यौगिक को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। अन्य तत्वों की पहचान कैसे करें? किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेंसे परीक्षण यानी लेजाइनस टेस्ट द्वारा की जाती है। यौगिक को सोडियम धातु के स्थान संकलित करने पर ये तत्व सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर तथा हैलोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व है। सोडियम संकलन से प्राप्त अवशोषित अवशेष को जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड में जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संकलन निष्कर्ष कहते हैं। नाइट्रोजन की परीक्षण। सोडियम संकलन निष्कर्ष को आयरन 2 सल्फेट के साथ उबालकर विलयन के सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। पर्शियन ब्लू रंग का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। सोडियम साइनाइड आयरन 2 सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनोफॉस्फेट बनाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन 2 आयरन 3 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 के साथ अभिक्रिया करके आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 जिसका रंग पर्शियन ब्लू होता है। सल्फर का परीक्षण। सोडियम संकलन निष्कर्षण को एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर लेड एसीटेट मिलाने पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बने तो सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि होती है। सोडियम संलग्न निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही जब उपस्थित हो तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है जो आयरन 2 सल्फेट के साथ गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न करता है। मुक्त साइनेट आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण पर्शियन ब्लू रंग नहीं बनता है। हैलोजन की परीक्षण। सोडियम संकलन निष्कर्षण को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय श्वेत अवक्षेप, क्लोरीन की उपस्थिति को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलय पीले अवक्षेप, ब्रोमीन की उपस्थिति को तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति होने पर्शियन ब्लू की स्थिति में उपर्युक्त परीक्षण को पूर्व सोडियम संलग्न निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन हैलोजनो सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फास्फोरस का परीक्षण। ऑक्सीकरेक के साथ गर्म करने पर यौगिक की उपस्थिति फास्फोरस फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम काला मोलिब्डेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनाता है जो फास्फोरस की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है।
इस वीडियो में हमने सीखा कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां और कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रात्मक विश्लेषण। धन्यवाद।